नमस्कार सभी को। तो जो लास्ट क्लास थी हम लोगों ने उसमें अपवर्तन जो पार्ट था उसको हल्की सी मैंने परिभाषा बताई थी। आज हम उस चीज़ को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन, और इसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब कोई प्रकाश किरण होगी किसी सतह पर टकराएगी तो टकराने के कारण तीन घटनाएं होंगी। एक तो वो ऊपर लौटेगी वापस, एक आगे की तरफ, और एक यहाँ अवशोषित भी हो सकता है। इस आधार पर मैंने तीनों घटनाएं अलग अलग बता दी कि अवशोषण के कारण उसकी ऊर्जा वेस्ट होगी, इसके अलावा जब वापस लौटेगी तो परावर्तन होगा और अंदर की तरफ अपवर्तन होगा। आज हम इसकी परिभाषा और सारी चीज़ें देखते हैं। देखो, प्रकाश का परावर्तन जो होगा, जब प्रकाश जो होगा वो सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, बस ये जो मैंने लिख दी लैंग्वेज के रूप में, बाकी हमें लैंग्वेज याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो क्या है कि प्रकाश किरण जो भी ये आपतित किरण होगी सतह से टकराएगी, वो टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट आती है। तो ये जो प्रकाश की घटना होती है इसको क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और यहाँ ये घटनाएं होती हैं। तो हम एक बार सिर्फ परावर्तन पढ़ रहे हैं, तो ये जो अपवर्तन वाला है, अवशोषण वाला है, इन चीज़ों को एक बार हम नेग्लेक्ट कर रहे होंगे। मैं इस चीज़ को हटा लेता हूँ, बस ये चीज़ हो जाएगी। चलिए, तो चलो मैं मिटा ही रहा हूँ इस चीज़ को, हम दोबारा इस चीज़ को देखेंगे। तो ये डेफिनेशन की याद ही है सबको। चलो देखें, ये कोई सतह है, ऊपर माध्यम फर्स्ट है, नीचे माध्यम सेकंड है। इस प्रकार इस पर प्रकाश किरण आएगी और यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश किरण अपने माध्यम में वापस लौट आती है। अब मैं वो बाकी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि हमें सिर्फ यही चीज़ देखनी है। अब देखो, यहाँ से हमें क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है। ये जो किरण होगी, ये पहले वाली जो सोर्स से आ रही होगी, यहाँ मैं मान लेता हूँ ये स्रोत है, ठीक है, और स्रोत में सूर्य बना लेते हैं। चलो, आप जो भी चीज़ ठीक लगे। अब हमें ये समझना है कि ये जो प्रकाश किरण होगी वो स्रोत से आ रही होगी, और ये जो सतह होगी इस सतह से टकराकर उधर वापस लौट रही होगी। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ बी है, और ये पॉइंट सी है। ए बी सी भी मैंने डिवाइड कर लिया, ए से बी में, बी से सी में, ठीक है। और ये एक ऐसा, इस पॉइंट पर ये जो सतह है इस पर एक समकोण बना रहा हूँ। समकोण का मतलब ये जो कोण होगा टोटल, ये कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। इस सतह से लेके और ये जो मैंने समकोण बनाया है ये 90 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो ये ए बी सी डी ले दें इसको नाम, ए बी सी डी। ये जो प्रकाश किरण है ए बी, ये अभी अलग से दिखाई दे रही है। बी से टकराने के बाद ये बी और सी, बी सी, और ये जो है बी डी, बी और डी, ये चीज होगी। अब देखो, ये जो ए बी किरण होती है स्रोत से लेकर सतह तक, जहां तक टकराती है वहां तक इस किरण का नाम होता है आपतित किरण। आपतित किरण, स्रोत से जो भी प्रकाश किरण होगी वो सतह तक जब तक टकराएगी तो उसका नाम होता है आपतित किरण। अब अगर इस सतह से टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट रही है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन
और ये जो किरण होगी, क्योंकि ये परावर्तन की घटना हो रही है इसके कारण, तो इस किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। ये हो जाएगी परावर्तित किरण। ठीक है। और ये जो बीडी है, बीडी ये इस सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो ये जो बीडी होता है वो 90 डिग्री का यहाँ कोण होता है। तो 90 डिग्री का ये जो कोण होता है इसको बोला जाता है अभिलंब। ठीक है, इन सब चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं एक ही जगह यहाँ समझा रहा हूँ, आपतित किरण स्रोत से लेकर सतह तक, सतह से टकराने के बाद जब परावर्तन होगा तो ये परावर्तित किरण, और बीडी ये होता है अभिलंब। ये 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। अब एक चीज और देखें, ज्यादातर क्या होता है, कोण का जो मापन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, सतह से किया जाता है। मान लेते हैं ये जो सतह होती है इसी से कोण का मापन किया जाता है। ज्यादातर हम लोग मैथ में देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये कोण होता है, तो इस कोण का हम मापन करते हैं, ये कोण काउंटिंग में आ जाता है। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जिस भी कोण का मापन किया जाता है वो हमेशा अभिलंब से किया जाएगा। मान लेते हैं अगर हमें ये कोण देखना होता तो यहां से देखेंगे, हम इस अभिलंब से स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड जा रहे होंगे। अगर इस साइड का कोण का मापन हमें करना है ये वाला, तो ये कोण कौन सा होगा, अभिलंब से नापेंगे। ठीक है, ज्यादातर केसेज में एक्सिस से नापा जाता है, ये जो सतह होती है इससे। लेकिन इस चैप्टर में पूरे में हमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी हमें कोण का मापन करना होगा उस कोण का मापन हमेशा और हमेशा इस अभिलंब के सापेक्ष किया जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर सकते हो कहीं भी। देखो हो गई बात। अब देखो कोण बन रहे हैं हमारे पास, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो कोण बन रहा होगा, कोण ए बी और डी, इस कोण को मैं नाम दे देता हूं कोण आई। एक कोण ये बन रहा है हमारे पास। अब एक बार अभिलंब के साथ हमारे पास 2 ही कोण बन रहे हैं अभिलंब के साथ। एक तो ये बीडी, ये जो किरण है इसके साथ ये कोण बन रहा है आई वाला, इस किरण के साथ एक कोण ये बन रहा है इस कोण के साथ, दोनों कोण हमारे पास यहां से मर्ज हो रहे हैं। तो ये जो कोण आई बन रहा है, ये जो कोण आई बन रहा है, आई कोण है, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। मैं ये मिटा रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो आगे जब मैं लिखूंगा तो आप लोगों को दिखाई ना दे, इसलिए एक बार इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं, याद हो गई होगी। स्रोत से जो प्रकाश किरण आएगी वो आपतित किरण, टकराने के बाद जब अपने माध्यम में वापस लौटेगी तो इसको परावर्तित किरण, और जो 90 डिग्री का कोण बना रही होगी वो जो अभिलंब होगा उसको बोला जाता है अभिलंब। 90 डिग्री का जो कोण बनेगा, और नॉर्मल भी जो 90 डिग्री का कोण बनता है उसको अभिलंब ही बोला जाता है। मैं इन चीजों को मिटा देता हूं। यहां मैं लिख रहा हूं इस चीज को, ये जो कोण आई है इसको बोला जाता है आपतन कोण। हो गए आपतन कोण। दूसरा जो ये जे है, या मैं स्टैंडर्ड ही ले लेता हूं, इसको आर लिखा जाता है तो मैं इसको आर ले लेता हूं। कोण जो ये आर है ये होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, भाई इनके नाम दे दिए गए हैं, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब एक चीज और देखो, कई बार ये भी चीज यूज हो जाती है कि आपतन कोण जो है वो किन 2 किरणों के बीच होता है। तो ये रहा हमारा आपतन कोण, और ये किन दोनों के बीच है, एक तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो भी कोण होगा वो क्या होगा, आपतन कोण। तो आपतन कोण जो होगा वो किस किस के बीच होगा, अभिलंब और दिखाई दे रहा है आगे आपतित किरण के बीच होगा। ठीक है, परावर्तन जो कोण है वो किसके बीच होगा,
अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य होगा। ये पॉइंट भी हमें देखना है, ठीक है। तो जो परावर्तन है उसकी परिभाषा तो ये थी कि जब सतह से टकरा कर अपने ही माध्यम में वापस लौट आती है तो ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं, ये जो किरण आ रही है ये वाली, इसको हमने नाम दिया है आपतित किरण। स्रोत से जो आ रही है आपतित किरण है, ठीक है। और सतह से टकराने के बाद जो वो किरण वापस लौट रही है तो ये किरण है परावर्तित किरण। और ये जो सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये हमारा है अभिलंब। बस अभी तक हमने इतनी चीजें देखी हैं। अब देखो मैंने ये बताया है कि इस पूरे चैप्टर में प्रकाश में जहां भी हमें कोण यूज करना होगा तो उस कोण का मापन हमेशा और हमेशा कहां से करना होगा? हमें इस अभिलंब से करना होगा। तो अभिलंब और ये जो आपतित किरण है इन दोनों के मध्य, अभिलंब और आपतित किरण इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे कोण आपतन कोण, और इसको आई से डिनोट किया जाता है। ये जो साइन है बाहर जो कोण का है, एंगल का है, ये कोण आर है, ये परावर्तन कोण है, ठीक है। और ये किस किस के बीच है? अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य है। अभी तक हमने ये चीज देखी है बेसिक में, तो मुझे नहीं लगता इस पार्ट में कहीं भी कोई दिक्कत होगी आप लोगों को। तो चलिए हम इस चीज से आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन के नियम पर आते हैं, ठीक है। देखो चलिए परावर्तन के नियम। सब लोग जानते हैं इस चीज को, प्रकार इसके नियम, दो नियम होते हैं। देखो क्या क्या होंगे। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ दूसरी साइड, और ये डायग्राम लगातार बनता जाएगा जब तक हमारा परावर्तन चलेगा। याद हो जाएगा आप सब लोगों को धीरे धीरे, ठीक है। ये किरण सोर्स से यहाँ टकरा रही है, टकराने के बाद ये वापस लौट रही है, ये अभिलंब बन रहा है, ठीक है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये कोण हम लोगों ने जो बनाया था वो कोण आई था, ये कोण था वो कोण आर था, कोण आर, ठीक है। और इन दोनों का जो मापन किया जाता है वो अभिलंब से किया जाता है। तो परावर्तन के जो नियम है, तो परावर्तन के दोनों नियम मैं लिख लेता हूं पहले। पहला नियम जो होगा वो ये कि कोण आई जो था आपतन कोण और कोण आर, ये दोनों कोण हमेशा परावर्तन में बराबर होते हैं। सतह के और अभिलंब और आपतित किरण के मध्य ये जो आपतन कोण बन रहा है, जितने कोण पर प्रकाश किरण आके टकराएगी उतने ही कोण पर वापस भी निकलेगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये मैंने सिंपल लिखा है, आप लोग अब इतना तो समझते हैं ही, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ इस चीज की यहाँ, कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। ठीक है। तो ये जो परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है? एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं।
ये ध्यान रखना है हमें, तो याद होंगे ये सबको। अब देखो, मैं पहले इन दोनों चीज़ों की आप लोगों को मीनिंग समझा देता हूँ कि दोनों का मीनिंग क्या है और क्या नहीं, ठीक है। पूरा गहराई से इस चीज़ को समझेंगे कि इनका अर्थ क्या है, कैसे नहीं, और उसके बाद हम इन चीज़ों पर क्वेश्चन वगैरह कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें हम धीरे धीरे करते हुए चलेंगे, क्या मतलब है इन सब का, ठीक है। तो पहले चलो मैं दूसरा नियम ये जो है वो समझा देता हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, न्यूटन के जो नियम थे जैसे हम लोगों ने गति में पढ़े थे तो उनमें फिक्स है, पहला नियम बोला है वो पहला ही आएगा, दूसरा बोला तो उसमें दूसरा वही था जो था। लेकिन यहाँ इसको पहला या दूसरा एक्सचेंज किया जा सकता है, आपतन कोण परावर्तन कोण कुछ में बाद में लिख दिया जाता है, कुछ में पहले भी लिख लिया जाता है, लेकिन ये जो मैंने दूसरा लिखा ज़्यादातर उसको पहला लिखा जाता है। तो मैं इनके मीनिंग समझा देता हूँ। चलिए ये डायग्राम यही रखते हैं और पहले मैं मीनिंग समझा रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित है, इसका मतलब क्या है फिर। चलिए आते हैं, ये जो प्लेन है, जो बोर्ड है वो एक प्लेन है, एक समतल है, एक ही तल है, या कोई एक दीवार मान ले, तो हमारे मान लो रूम है उसमें जितनी दीवारें हैं उतने तल हैं, नीचे एक तल है, इस दीवार एक तल है सामने वाला, तो हम बोल सकते हैं कि अगर टोटल 6 हैं तो हम उनको 3 तल या 3 तल में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आमने सामने की दीवार तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, वो एक ही तल में काउंट हो जाएंगे। तो अब देखें किस प्रकार ये चीज़ एक तल का मतलब क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का अगर मीनिंग समझना है तो मैं उल्टा मान के चलता हूँ। उल्टा मतलब कि मान ले हमें कोई थ्योरम समझनी होती है तो हम उसका उल्टा मान ले जो थ्योरम है और उसके अकॉर्डिंग उसका मीनिंग देखें तो हमें समझ में आ जाती है। अब इस चीज़ को अगर समझने की हम कोशिश करें तो देखो एक ही तल में है, इसका मतलब ये मान लेता हूँ कि ये जो प्लेन है इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रकाश किरण है वो इसी तल के अंदर रहेंगी, तीनों की तीनों एक ही तल में। मैं इसका उल्टा मानता हूँ, या तो जो है वो किरण है वो दोनों बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ मतलब अंदर समझ गए ना, बाहर आगे ले लेते हैं, अंदर की तरफ पीछे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। तो हम पीछे तो पॉसिबल है ही नहीं, हम आगे लेके इस चीज़ को समझते हैं। अब एक चीज़ देखें, यहाँ से जो प्रकाश किरण आएगी अगर इस तल के अंदर है तो वो पॉइंट ओ ये रहा, लेकिन इस तल से बाहर है तो आगे होगी, और आगे जो पॉइंट होगा मैं बोर्ड पे बना तो नहीं सकता उस चीज़ को, आगे जो होगा उसको मैं मान लेता हूँ ये इस प्रकार डिनोट कर लेता हूँ, इस प्रकार डॉटेड से कि ये ओ डैश पर है, ओ डैश पर है। इसके लिए जरूरी ये है कि जो भी दूरी तय होती है या जो टाइम लगता है वो क्रांतिक मान होगा। क्रांतिक मान का मतलब या तो वो जो मान होगा वो न्यूनतम होगा या जो वो मान होगा वो अधिकतम होगा। ठीक है, न्यूनतम या अधिकतम मान होगा। अब यहां देखें, इसका मतलब समझो ना आप लोग, जैसे ये प्रकाश किरण यहाँ से टकराएगी, ये मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये पॉइंट O मान लिया हमने, ये B मान लिया, तो जो प्रकाश किरण होगी वो A O B इस प्रकार जो गति कर रही होती है वो या तो न्यूनतम दूरी तय कर रही होती है इस दौरान या अधिकतम दूरी तय कर रही होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। क्रांतिक का मतलब ये रहेगा। इसमें हम टाइम के सापेक्ष भी बोल सकते हैं, लेकिन दूरी के सापेक्ष बोल लें तो ज़्यादा ठीक है इसमें। अब एक चीज़ देखो, ए ओ जो दूरी है, ये मान लेते हैं ए ओ जो दूरी है, एक दूरी हमारे पास कौन सी आएगी, ओ बी दूरी आएगी। बी प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ पहुँच रही है, ओ से बी तक पहुँच रही है, ये दोनों दूरियाँ मैंने लिख ली। अब एक चीज़ सोचो, अगर प्रकाश किरण इसी समतल के अंदर आ रही होती है तो वो कम दूरी होगी, बाहर की तरफ जब आएगी, भाई हम लोग किसी चीज़ पर पहुंचना चाहते हैं तो बिल्कुल सीधी दूरी चले जाएंगे ना, वो हमारी न्यूनतम दूरी होती है। हम घूम के जाएंगे किसी डायरेक्शन से तो वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्ट पहुंच रही है ये, और ये बाहर की तरफ कोई पॉइंट है। ठीक है, तो कौन सी दूरी होगी, ये जो मान होगा ए ओ डैश वाला जो मैंने बाहर की तरफ पॉइंट माना है, तो इन दोनों में कौन सी ज़्यादा होगी, जो बाहर वाला पॉइंट होगा उसमें। इसी प्रकार
ओ डैश जो पॉइंट है उससे बी तक पहुंचने में जो दूरी आएगी वो अधिक होगी। अब अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ लेते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ओ ए प्लस ओ बी, ये दोनों एक साइड जुड़ जाएंगे तो ये मान आ जाएगा ओ डैश ए और प्लस में ओ डैश में बी। ये दोनों दूरियां मैंने टोटल लिख ली है, ए ओ बी या ए ओ डैश बी, ठीक है। अब इसमें क्रांतिक मान होगा, क्रांतिक मान का मतलब या तो वो मान कम से कम होगा या अधिक से अधिक होगा। अब एक चीज और देखो, इसका मतलब क्या, केवल ये है कि मैंने यहाँ मान लिया बाहर, आप यहाँ मान सकते हो, कोई तीसरा मान रहा है वो और आगे बढ़ सकता है, फिर आगे वाला और आगे जा सकता है, फिर आगे वाला और आगे की तरफ जा सकता है, ये चीजें पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, क्या कहीं भी अधिकतम मान हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें न्यूनतम मान प्राप्त किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है उस कंडीशन में जब ये जो पॉइंट होगा वो कहाँ हो, इसी बोर्ड के ऊपर स्थित हो। तो अब कुल मिला के बात यह है, अगर ये राम कहानी आप लोगों को बीच की नहीं पता चली है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं लास्ट वाली लाइन आपको मीनिंग के रूप में बता देता हूँ, वो मान हमें पता होनी चाहिए। कैसे? वो ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित है। इसका मीनिंग केवल और केवल ये है कि परावर्तन की घटना के दौरान प्रकाश किरण जो पथ तय करती है वो पथ क्या होता है, न्यूनतम होता है। समझ में आई बात? ठीक है, तो न्यूनतम पथ हम बोलेंगे इस चीज को। तो पहला जो नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित है। इसका कुल मिला के मीनिंग हमारे पास ये निकल के आता है कि प्रकाश जो होता है वो परावर्तन की घटना के दौरान न्यूनतम पथ तय करता है। आ गई होगी मेरे अकॉर्डिंग ये बात समझ में? थ्योरेटिकल है ये, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। और अपवर्तन जब भी हम पढ़ेंगे तब भी ये नियम आता है, आप लोगों को पता है। तो अपवर्तन में भी मीनिंग सेम रहेगा कि अपवर्तन के दौरान भी ये न्यूनतम पथ तय करता है। तो कुछ ऐसी घटनाएं भी आएंगी जिसमें ये अधिकतम पथ भी तय करेगा, ठीक है। सबके सब में न्यूनतम नहीं होगा, इसलिए मैंने क्रांतिक नाम बोला था। और क्रांतिक का मतलब होता है या तो वो न्यूनतम होगा वो या वो अधिकतम होगा, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा दूसरा पॉइंट था उस पर आते हैं। दूसरा नियम क्या था? ये प्रकाश किरण टकराई इस तरह से, ये बन रहा है अभिलंब। ये जो कोण था ये कोण आई और ये जो कोण था ये है कोण आर, दोनों कोण है। नियम जो था वो ये था कि कोण आई बराबर कोण आर, दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब यहां से प्रकाश किरण जितने कोण पर आएगी उतने ही कोण पर वापस की तरफ जा रही होती है। अब यहां से न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो काफी अच्छे टाइप में बनते हैं। देखो कैसे कैसे। पहली चीज, अगर मैं ये मान लूं कि टोटल हमें पता है कि ये पूरा का पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा, अभिलंब 90 डिग्री बनेगा। अगर ये कोण आई है वो टोटल 90 डिग्री है तो बाहर वाला कितना बचा है हमारे पास? ये बच गया कोण 90 माइनस आई। अब इसी प्रकार दूसरी साइड देखें तो ये टोटल कोण तो कितना है, 90। ये कोण कितना है अंदर वाला, आर, टोटल 90 और ये आर है तो बाहर वाला कितना बचेगा, 90 माइनस आर। ठीक है, मैं इन दोनों कोणों को लिख रहा हूं। जो इस साइड का कोण बचा है इसको मैं लिख रहा हूं θ1। ये जो θ1 है वो है 90 माइनस आई, और जो θ2 है दूसरी आगे वाले साइड वाला कोण वो है 90 माइनस आर। हो गई बात? देखें इस चीज को कि हम तो ये जानते हैं ऊपर से आई और आर दोनों बराबर है, तो 90 में से आई घटा लें चाहे 90 में से आर घटा लें, तो इसका मतलब θ1 और θ2 जो वैल्यू है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलो मैं रख लेता हूं, क्योंकि ये 90 है और 90 में से आई आर घटा रहे हैं तो आई और आर दोनों बराबर है, इसका मतलब मैं आई भी घटा सकता हूं। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में क्या आ गई है, बराबर आ गई है। बराबर आने का मतलब θ1 और θ2 जो मैंने कोण माना था वो दोनों के दोनों कोण थीटा बराबर हैं। ये मैंने θ1
और ये थीटा 2, ये दोनों कोण मान्य थे। तो अब क्या निकल के आ गया, ये जो दोनों कोण हैं थीटा 1 और थीटा 2 दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अब इस चीज सब चीज को मैं मिटा देता हूं कि ये सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को मैंने सब कुछ बताया है। लास्ट वाले नियम में भी यही चीज है, जितनी बीच की मैंने चीजें बताई थी वो सिर्फ समझाने के लिए आप लोगों को बताई थी। सिर्फ आप लोगों को जो याद रखना है वो ये कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों रेखाएं जो होती हैं, तीनों किरणें जो होती हैं वो एक ही तल में स्थित हैं। इसका मीनिंग है कि वो न्यूनतम पथ तय करती है परावर्तन की घटना के दौरान। सिर्फ ये लाइनें आपको ध्यान रखनी है। यहां जो मैं ये समझा रहा हूं उसमें ये कि ये जो कोण बनेगा थीटा और ये जो कोण बनेगा वो भी थीटा बनेगा। तो आई और आर ये तो नियम है हमारा परावर्तन का कि दोनों कोण बराबर होते हैं, लेकिन ये कोण दोनों भी बराबर में आएंगे। अब इस ये जो होती है वो स्तय होती है। तो स्तय और ये कौन सी किरण थी, आपतित। स्तय और आपतित किरण के मध्य अगर कोण थीटा है तो स्तय और परावर्तित किरण के मध्य कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। और इन दोनों का योग थीटा प्लस आई या थीटा प्लस आर, इन दोनों का योग भी कितना होगा, हर बार 90 डिग्री के बराबर होगा। ज्यादातर इन्हीं एंगल में से कोई एक एंगल देके हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये किस प्रकार का होता है। ठीक है, देखो एक चीज इसमें और ध्यान से देखेंगे हम लोग, वो ये कि ये जो प्रकाश किरण आ रही है, चलो फ्रेश बना लेते हैं हम डायग्राम ताकि आप लोग अच्छे से समझ में है। बस आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये जो किरण आ रही है आपतित, मान लेते हैं इस तल से टकरा के ये मुड़ती नहीं तो किस दिशा में जाती, ये आगे चली जाती इस प्रकार। ठीक है, ये कोण कितना है, आई, ये कितना है, आर, और ये जो टोटल कोण बनेगा एक लाइन पर वो कितना बनता है, एक सरल रेखा पर बनने वाला जो टोटल कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अब ये देखो कि ये प्रकाश किरण जो होगी वो जानी तो चाहिए थी इस डायरेक्शन में सीधी, लेकिन इस सतह से टकरा कर वो कहाँ चली गई, उस डायरेक्शन में। तो ये उसमें क्या उत्पन्न हुआ है, विचलन उत्पन्न हुआ है। तो ये जो कोण होगा, ये पूरा कोण जो होगा, ये कोण कहलाता है, इस प्रकार लिखा जाता है डेल्टा से, और ये जो डेल्टा होता है वो होता है विचलन कोण, विचलन कोण। ठीक है, अगर हम ज्ञात करना चाहें, देखना चाहें यहां से पूरा का पूरा, तो ये आई, ये आर और ये डेल्टा, ये पूरी एक सरल रेखा पे कोण बन रहा है, और इस सरल रेखा पर बनने वाला टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखें तो ये कितना आ जाएगा, कोण आई प्लस कोण आर और प्लस में डेल्टा, ये टोटल कोण कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर इस डेल को हम ज्ञात करना चाहें तो ये डेल का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 180, और ये आई और आर दोनों साइड उधर चले जाएंगे। लेकिन एक चीज यहां से भी देख सकते हैं, हम ये जानते हैं कि आई और आर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं आर की जगह क्या लिख लूं, आई, तो आई और आई कितना हो जाएगा, 2i, तो इधर जाके ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2i आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे तरीके से देखें तो हो सकता है आप ये बोल दो कि सर हम तो आई नहीं आर लिखेंगे, तो आई आर के बराबर है तो यहाँ भी आर लिख देंगे, यहाँ भी आर लिख देंगे, तो ये मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 2r के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, विचलन कोण कितना होता है। ठीक है, और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो विचलन कोण है वो किन दोनों रेखाओं के मध्य बनता है। तो ये तो क्या है, जब आपतित किरण को आगे बढ़ाया जाता है, चलो मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा, एक बार इस चीज को नोट कर लो आप लोग जल्दी से फटाफट, अगर कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो ले ले इस चीज को ताकि याद रह जाए। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं अभी, चलिए ले लिया होगा जिसने भी। अगर परिभाषा लिखनी है विचलन कोण की कि विचलन कोण क्या है, किस दो रेखाओं के मध्य बनता है, तो विचलन कोण जो है लिखें, ये बनेगा जब आपतित किरण को, आपतित किरण को
आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाता है तो इसको ऐसे ले लेना। और परावर्तित किरण के मध्य, परावर्तित किरण के मध्य मध्य जो कोण बनेगा वही क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। आप लोग यहां से देख भी लो, ये आपतित किरण थी, इस आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं तो इस किरण, और ये कौन सी है हमारी परावर्तित किरण, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर परावर्तित किरण के साथ बनने वाला जो ये कोण होता है वो होता कितना है, विचलन कोण होगा कितना, 180 - 2i कर सकते हो, 180 - 2r कर सकते हो, दोनों में से कोई चीज आप लोग कर सकते हो। तो ये कुल मिला के बात हमारी हुई है कि परावर्तन के दोनों नियम है क्या, और दोनों नियमों का मीनिंग क्या क्या है, कैसे कैसे इनमें से, तो मैंने पूरा एकदम ओपन करके आप लोगों को इस चीज़ को समझाया है। अभी हम लोगों ने इस पे क्वेश्चन नहीं किए हैं, बाकी चीज़ें भी नहीं की हैं। तो जो भी नेक्स्ट हमारी क्लास है उस क्लास में हम लोग, चलिए एक या दो क्वेश्चन इस पे जो बनते हैं अभी कर लेते हैं ना, चलिए तो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि फिर वापस इसी चीज़ पर आने में हमें टाइम लगेगा, वापस ये चीज़ें बतानी पड़ेगी, उससे बेटर है अभी कर लेते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य, परावर्तित किरण के मध्य कोण 120 डिग्री है। तो कोण R ज्ञात करो। कोण R का मतलब परावर्तन कोण ज्ञात करो। क्वेश्चन है आपतित किरण और परावर्तित किरण, इन दोनों किरणों के मध्य जो कोण है वो 120 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है कि आप परावर्तन कोण R कितना होगा। ठीक है, तो एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा कोशिश करो इसका डायग्राम बना सको, कैसे कैसे आप लोग इस चीज़ को क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी सी 1 मिनट आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो, क्योंकि मैं तो समझाऊंगा इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन एक बार हल्का सा आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों का आंसर भी आ चुका होगा इस चीज़ का, लेकिन चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। देखो क्या है, इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, अगर लॉजिक वो घुमा रहा होगा या अगर टफ क्वेश्चन डाल रहा होगा तो यहीं से बनेगा। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखो, हमने परावर्तन कंप्लीट नहीं किया है, मैंने सिर्फ वो करवाया है अभी तक जो सब जगह लिखा हुआ मिलता है। हम अपनी तरफ से तो परावर्तन अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो चलो, ये है स्टेप, ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। ठीक है, और ये है अविलंब। इस डायग्राम को फिक्स याद कर लो, चाहे हर बार ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपतित किरण ये रही, परावर्तित किरण ये रही, इन दोनों किरणों के मध्य क्या दे रखा है हमें, कोण टोटल 120 डिग्री दे रखा है। ये जो पूरा कोण है यहां से लेके यहां तक का, ये जो कोण है वो 120 डिग्री हमें दे रखा है, दे दिया। अब हमें क्या करना होता है, हमें ये चीज पता है कि ये जो कोण होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये कोण हमारा होता है I और ये कोण होता है R। ठीक है, तो I और R दोनों का हमें क्या दे रखा है, योग दे रखा है। तो हमें क्या कर, लिख लें बस, अब इसको फॉर्म में लिख लेंगे, कोण I और प्लस कोण में R, दोनों कोण कितने दे रखे हैं हमें, 120 डिग्री का हमें मान दे रखा है। ठीक है, हमें पूछा है कोण R का मान कितना होगा,
लेकिन हम यहाँ से ये जानते हैं कि आई और आर दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आई और आर अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो हमें आर तो चाहिए, आर को तो हटाना नहीं है, हम आई को हटा सकते हैं। तो आई को हटा देंगे तो आर का मान कितना, यहाँ आर रख देंगे तो आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। तो 2r की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री के बराबर है। 2r की जो वैल्यू है वो 120 डिग्री है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट हाफ हो जाएगी इसकी 60 डिग्री। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन 14, बस एक स्टेप में ये। अगर हमसे मान लो आई का मान पूछ लेता तो आई दोनों बराबर हैं तो दोनों का मान भी कितना आ जाता, 60 और 60 आ जाता। ये बात है जब हम पहली बार इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं हम एग्जाम में इसी के साथ जाएंगे कि हम पहली बार आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी एक कॉम्पिटिशन में यही होता है कि हमें टाइम सेविंग चाहिए होता है। तो टाइम सेविंग के अंदर हम इतना कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये जो मैंने आप लोगों को समझाया है, अब शायद कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो गया होगा, इसलिए ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब इतना हम नहीं करेंगे, ज़रूर पड़े तो इस डायग्राम को भी हम नहीं बनाएंगे, लेकिन क्योंकि ये तो हमारे टिप्स पे होगा तो हम हल्का सा बस छोटा सा डायग्राम इस चीज़ को बना लेंगे इस प्रकार। ठीक है, और ये जानेंगे कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अब देखो टोटल कोण हमें यहाँ से यहाँ 120 दे रखा है, तो डायरेक्ट दिमाग में हमारे पास यही आना चाहिए, ये भाई दोनों ये कोण तो बराबर हैं, और ये दोनों कोण अगर बराबर हैं तो ये दोनों 60 और 60 के होंगे। बस 1 सेकंड में इसका आंसर हमें चाहिए, इस प्रकार की पोजीशन हमारी होनी चाहिए। चलो मैं इक्वेशन और लिख लेता हूँ, उसको और कर लेते हैं। देख ले, ये लिखेंगे सतह और परावर्तित किरण, सेम लिख लेते हैं डाटा कि सतह और परावर्तित किरण के जो मध्य कोण है वो 120 डिग्री है। तो कोण आर का मान भी पूछा है हमसे, वापस क्या चाहिए। देखो ये डायग्राम मैंने बना लिया और ये आ गया। अब कोण किसका दे रखा है, सतह ये रही, परावर्तित किरण ये रही। सतह और परावर्तित किरण इन दोनों के मध्य ये कोण दे रखा है। तो आप सोच के बताओ क्या ये कोण 120 डिग्री हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री होता है, तो ये तो छोटा कोण बनेगा 90 से। इसका मतलब हमें एंगल दे कौन सा रखा है, ठीक है ना। अब ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऐसा नहीं 90 में से घटा के छोड़ देंगे इस चीज़ को डायरेक्ट। ठीक है, तो ये जो टोटल कोण है, ये कोण इस बार हमें दे रखा है, पूछा है आर का मान। ये कोण और ये कोण हमें दे रखा है। ठीक है, चलिए ये कोण मैं थीटा मान लेता हूँ, ये कोण मैं आई मान लेता हूँ, ये कोण मैं आर मान लेता हूँ। ठीक है, थीटा, आई और आर, इन तीनों के वैल्यू अगर हम ऐड करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 120 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। तो ये अगर थीटा है तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, थीटा ही आ जाएगा। तो ये मान कितना आ जाएगा। पहले तो एक चीज़ ये देखो कि ये जो कोण दे रखा है उस चीज़ को हम यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, थीटा और प्लस में क्या लिखेंगे, आई और आर, ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो मैं इसको भी आर और आर लिख लेता हूँ। तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2r की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ और देखें, यहाँ से जाएं हम लोग तो या तो ऐसे यूज कर लो कि थीटा प्लस आई प्लस आर प्लस थीटा 180 डिग्री होता है, या हम ऐसे यूज कर ले कि थीटा प्लस आर का जो मान होगा ये वाला, थीटा प्लस आर, ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, अभिलंब के साथ बन रहा है। या आप ऐसे कर लो कि थीटा प्लस आर टोटल 180 डिग्री आएगा, तो 2 थीटा और 2 आर, थीटा प्लस आर 90 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ से हमें आर चाहिए ना, तो इन दोनों समीकरण को यहाँ से घटा लेंगे, दोनों को घटा देंगे तो थीटा से तो थीटा कट जाएगा और 2r में से r घटेगा तो कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, बराबर ये कितना आ जाएगा, 90 में 120 में से 90 गया तो 30 बचेगा। तो परावर्तन कोण का जो मान आएगा r का वो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, चलिए अभी तक परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के दोनों नियम हैं,
नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे परावर्तन के प्रकार, और उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे जो इससे रिलेटेड स्पेशल पॉइंट बन रहे होंगे जितने के जितने। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा टॉपिक है, मैं आप लोगों को पहले ही क्लास में ये चीज़ बोल चुका था, कम से कम 2 क्लास या तीसरी क्लास तक हमें दीजिए ताकि हम बिल्डअप कर पाएँ इन चीज़ों को, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए। मैं ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए नहीं छोड़ रहा हूँ जो आपको नहीं समझ में आए। बेसिक से बेसिक जो छोटी सी छोटी चीज़ है, जीरो से बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ इस चीज़ को। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी हम उसमें परावर्तन के प्रकार और उसके स्पेसिफिक पॉइंट आगे की तरफ पढ़ रहे होंगे।